नमस्ते। सोच के देखिए, क्या एक ही कहानी में एक मिल में लगी नई मशीनों का शोर और दिलों के बीच की खामोशी दोनों समा सकती हैं? आज हम शार्लेट ब्रोंटेक के पावरफुल नॉवल शर्ली की दुनिया में चलेंगे। एक ऐसी दुनिया जहां प्यार, पैसा और क्रांति सब आपस में टकरा रहे थे। तो इस नॉवेल को समझने का हमारा सफर इन 5 हिस्सों में होगा। हम शुरुआत करेंगे उस तूफानी दौर से जिसमें ये नॉवेल लिखा गया। फिर इसके 4 मेन कैरेक्टर्स से मिलेंगे। उसके बाद हम मिल के अंदर चल रहे संघर्ष और किरदारों के दिल की उलझनों दोनों को देखेंगे। फिर ब्रॉन्टे के बड़े आइडियाज को समझेंगे और आखिर में बात करेंगे कि ये कहानी आज भी इतनी रेलेवेंट क्यों है। देखिए, कोई भी कहानी ना अपने वक्त से अलग नहीं हो सकती। इसलिए शर्ली को ठीक से समझने के लिए हमें उस समय में जाना होगा जब इंग्लैंड में एक बड़ा बदलाव आ रहा था और शार्लेट ब्रॉन्टे की अपनी जिंदगी भी एक बड़े तूफान से गुजर रही थी। ये टाइमलाइन असल में 2 कहानियां बता रहा है एक साथ। एक तरफ है देश का हाल। इंग्लैंड उस वक्त नेपोलियनिक वॉर्स में उलझा हुआ था, जिसकी वजह से व्यापार बिल्कुल बंद हो गया था। और यॉर्कशायर में मजदूर, जिन्हें लुडाइट्स कहा गया, अपनी नौकरियां बचाने के लिए नई मशीनों को तोड़ रहे थे। फिर दूसरी तरफ है ब्रॉन्टे की पर्सनल ट्रेजेडी। सोचिए, जब वो ये नॉवेल लिख रही थी, ठीक उसी दौरान उनके 3 भाई बहनों की मौत हो गई। तो देश का यह संकट और उनका अपना दुख, ये दोनों मिलकर इस नॉवेल की रूह बन। तो ये ऑर्डर्स इन काउंसिल क्या चीज थी? बिल्कुल आसान शब्दों में समझें तो ये ब्रिटिश सरकार के वो कानून थे जिन्होंने नेपोलियनिक वॉर्स के टाइम फ्रांस के साथ सारा बिजनेस रोक दिया। इसका असर आग की तरह फैला। इंग्लैंड की कपड़ा मिलें बंद हो गईं, मिल मालिकों का दिवाला निकल गया और हजारों मजदूरों के घरों में चूल्हा जलना बंद हो गया। तूफानी माहौल के बीच हमारी कहानी के 4 मेन किरदार आते हैं। यही वो लोग हैं जिनकी आंखों से ब्रॉन्टे हमें उस दौर की पूरी सच्चाई दिखाती हैं। चलिए मिलते हैं उनसे। यहां हम 2 ऐसी औरतों से मिलते हैं जिनकी जिंदगियों में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ है शर्ली कीलदार, जिसके पास पैसा है, जमीन है और सबसे बढ़कर आजादी है। वो एक ऐसी औरत है जैसी उस जमाने में कोई सोच भी नहीं सकता था। माना जाता है कि ये किरदार ब्रॉन्टी की बहन एमिली से इंस्पायर्ड है। और दूसरी तरफ है कैरोलिन हेलस्टोन, शांत, परंपराओं में बंधी हुई और अपनी जिंदगी में एक मकसद ढूंढ रही है। उसकी कहानी उस दौर की लाखों औरतों की कहानी। अब मिलते हैं 2 भाइयों से जिनके सोचने का तरीका एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। रॉबर्ट मोर की दुनिया बस मशीनों, मुनाफे और प्रोग्रेस के इर्द गिर्द घूमती है। वो अपनी मिल को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है, भले ही उसके मजदूर भूखे मर जाएं। और उसका भाई लुईस मोर इस शोर शराबे से दूर किताबों और खामोशी में रहता है। वो एक ट्यूटर है जो इंसानों को पढ़ाता है, ना कि बिजनेस की किताबों। इस नॉवल की खासियत यह है कि इसमें 2 जंग एक साथ चलती हैं। एक जंग मिल के अंदर मशीनों को लेकर, जहां मिल मालिक और मजदूर आमने सामने खड़े हैं, और दूसरी जंग इन चारों किरदारों के दिलों के अंदर, जहां रिश्ते और प्यार की एक अलग ही उलझन है। तो मिल का ये झगड़ा कैसे बढ़ता है? देखिए, सबसे पहले रॉबर्ट मोर नई मशीनें लाता है जिससे कई मजदूरों की नौकरी चली जाती है। ये बेरोजगारी गुस्से में बदलती है और मजदूर विद्रोह कर देते हैं। जल्द ही ये विद्रोह एक पूरे हमले में बदल जाता है और आखिर में हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि मोर को अपनी मिल बचाने के लिए फौज बुलानी पड़ती है। लेकिन मशीनों के शोर से भी ज्यादा उनके दिलों की आवाज थी। असली जंग तो इस बात की थी कि वो किसे चुनेंगे, प्यार को, पैसे को, या फिर समाज के बनाए नियमों को। उनके फैसले ही उनकी किस्मत लिखने वाले थे। अच्छा, अब ये टेबल देखिए। इसमें ना पूरे नॉवल का रोमांटिक जाल बिल्कुल साफ हो जाता है। कैरोलाइन रॉबर्ट से प्यार करती है, पर रॉबर्ट का दिमाग अपने बिजनेस को बचाने में लगा है। इसलिए वो अमीर शर्ली से शादी करना चाहता है। एक सौदा, प्यार नहीं। लेकिन शर्ली, जो अपनी कीमत जानती है, इस बेदिल प्रपोजल को ठुकरा देती है। आखिर में रॉबर्ट को एहसास होता है कि असली दौलत पैसा नहीं, प्यार है, और वो कैरोलाइन के पास लौट आता है। और आजाद ख्याल शर्ली, वो स्टेटस और पैसे को ठुकरा कर अपने ट्यूटर लुई को चुनती है, क्योंकि वो एक ऐसा साथी चाहती थी जो उसके दिमाग की बराबरी कर सके, ना कि उसके बैंक अकाउंट की। ये नॉवल सिर्फ एक प्रेम कहानी या इंडस्ट्रियल ड्रामा नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसकी हर लाइन के पीछे ब्रॉन्टे अपने समय के समाज पर बहुत तीखे सवाल उठा रही हैं। आइए इन किरदारों और कहानियों के जरिए उनकी आवाज को सुनते हैं। इस नॉवल की बुनियाद इन 4 बड़े विचारों पर टिकी है। पहला, द वुमन क्वेश्चन, मतलब क्या औरतों की जिंदगी का मकसद सिर्फ शादी और घर है? दूसरा, इंडस्ट्रियलाइजेशन वर्सेस नेचर, क्या तरक्की के लिए प्रकृति को बर्बाद करना ठीक है? तीसरा, चर्च की आलोचना, क्या धार्मिक लोग सच में गरीबों की मदद कर रहे थे? और चौथा,
ब्रोकन पैटर्नलिज्म, यानी मालिक और मजदूर के बीच का रिश्ता जो अब भरोसे का नहीं सिर्फ मुनाफे का बन गया। और इस नॉवल का सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज शायद इस कोट में है। ब्रॉन्टे साफ साफ कहती हैं कि उस दौर में औरतों के पास सिर्फ दो रास्ते थे, या तो शादी करके एक मकसद भरी जिंदगी पाओ, या फिर ओल्ड मेड यानी कुंवारी रहकर समाज की नज़रों में एक बेकार अधूरी जिंदगी जीने के लिए मजबूर हो जाओ। कैरोलाइन का किरदार इसी दर्द की जीती जागती तस्वीर है। इस नॉवल की एक और बहुत ही अनोखी बात है इसका नैरेटर, यानी कहानी सुनाने वाला। वो चुपचाप कहानी नहीं सुनाता, वो बार बार कहानी रोककर सीधे आपसे यानी रीडर से बात करता है। वो किरदारों पर कमेंट करता है, कभी कभी उनका मजाक भी उड़ाता है, और हमें ये एहसास दिलाता है कि हम सिर्फ कहानी पढ़ नहीं रहे बल्कि उसके साथ इस दुनिया को देख रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये 150 साल से भी पुराना नॉवल आज हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? आखिर इस कहानी से हम आज क्या सीख सकते हैं? क्योंकि ये उन सवालों को छेड़ता है जो आज भी हमें परेशान करते हैं। औरतों का अपनी जिंदगी पर हक, जिसे हम फीमेल एजेंसी कहते हैं, तरक्की की इंसानी कीमत, क्या टेक्नोलॉजी और फायदे के लिए लोगों की नौकरियां और घर छीन लेना सही है, और इन सब से ऊपर अपनी पहचान और मकसद की तलाश, एक ऐसी खोज जो हर दौर का इंसान करता है। और आखिर में ब्रॉन्टे हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती हैं। रॉबर्ट मूर की मिल चल पड़ती है, धुआं निकलना शुरू हो जाता है, प्रोग्रेस का पहिया चल पड़ता है, लेकिन इस पहिए के नीचे उस गांव की हरी भरी वादियां और सदियों पुरानी शांति कुचल दी जाती हैं। तो सवाल यह है, क्या हर तरक्की की कीमत इतनी भारी होनी चाहिए? क्या हमने जो पाया वो उससे ज्यादा है जो हमने खो दिया? ऐसे ही और क्लासिक लिटरेचर और उनके बड़े आइडियाज को आसान भाषा में समझने के लिए हमारे साथ जुड़ें और सब्सक्राइब करें। ये एनालिसिस देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।